नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पहले वीडियो में राज्यसभा का गठन देखा। अब हम इस वीडियो में राज्यसभा की शक्तियों के बारे में वर्णन करेंगे। बीए सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर राजनीति विज्ञान। जैसा कि पहले वीडियो में बताया, राज्यसभा उच्च सदन है। सामान्यतः निम्न सदन में ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, परंतु राज्यसभा को भी शक्तियाँ दी गई हैं। इनको हम अलग अलग सुविधा की दृष्टि से विधायी शक्तियाँ, संविधान संशोधन शक्तियाँ, कार्यपालिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, विशेष शक्तियाँ, अन्य ये देखेंगे। विधायी शक्तियाँ यानी कानून बनाने से संबंधित। साधारण विधायकों के संबंध में लोकसभा व राज्यसभा को लगभग समान शक्तियाँ दी गई है। दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। इस विधेयक यानी कानून बनने से पहले जो ड्राफ्ट होता है उसको विधेयक कहते हैं। इन्हें किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु व्यवहार में सभी महत्वपूर्ण विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि साधारण विधेयक पर मतभेद हो या एक सदन स्वीकार करने के बाद दूसरा सदन 6 महीने के अंदर स्वीकार नहीं करता, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर करता है। सामान्यतः यह तब बुलाई जाती है जब दूसरा सदन अस्वीकार कर दे राज्यसभा, या उसको 6 माह बीत जाए, या संशोधन में मतभेद हो। इस संयुक्त बैठक में राज्यसभा की स्थिति कमज़ोर है, क्योंकि अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और वह मंत्रिपरिषद की सलाह से बुलाता है। इसमें वह लोकसभा का दृष्टिकोण ध्यान में रखता है। दूसरा, संयुक्त बैठक में निर्णय बहुमत से होता है और लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है। अतः व्यवहार में राज्यसभा किसी साधारण विधेयक में 6 महीने की देरी कर सकती है। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। 1961 में दहेज प्रथा निषेध के बारे में, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, और 2002 में आतंकवाद विरोधी कानून। वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो तीनों सदनों में उपस्थित रहे थे, 3 सत्रों में। दूसरा है संविधान संशोधन शक्ति। दोनों को समान शक्तियाँ हैं संविधान में। लगभग विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। वह अलग अलग या कुल बहुमत या उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से अनुसार पारित किया जाता है। परंतु लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन के मामले में नहीं है। साधारण विधेयक के बारे में ऐसा 3 बार मतभेद हुए हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ, इसमें लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ हैं। प्रधानमंत्री व मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा लोकसभा मंत्री या प्रधानमंत्री को हटा सकती है। राज्यसभा मंत्रियों से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री व मंत्री राज्यसभा से भी हो सकते हैं, जैसा पहले बताया इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जैसे राज्यसभा सदस्य थे। वित्तीय शक्तियाँ, इसमें भी राज्यसभा की शक्तियाँ कम हैं। वित्त विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसमें स्वीकृति के बाद ही राज्यसभा भेजे जाते हैं, जिसमें राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। इसमें राज्यसभा के सुझाव मानना लोकसभा पर निर्भर है। अगर नहीं मानती है तब भी ये पारित ही माना जाता है। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ,
अनुच्छेद 67, 249, 3, 112, 67, 249, 312। 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पहले प्रस्तुत होता है, लोकसभा अनुमोदन करती है। 249, राज्यसभा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से कोई राज्य विषय राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। वह संसद 1 वर्ष के लिए उस पर कानून बना सकती है। इसी तरह उसे आगे बढ़ा सकते हैं। अनुच्छेद 312, राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीयों को स्थापित करने का अधिकार केंद्र को दे सकती है। अन्य शक्तियाँ, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव व सभी सदस्य राष्ट्रपति महाभियोग में भाग लेते हैं। राज्यसभा व लोकसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं व हटाने में भाग लेते हैं। 1 मास से अधिक आपातकाल लागू रहता है तो लोकसभा के साथ राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। इसी आधार पर अनुच्छेद 356, 360 में भी 2 महीने से आगे बढ़ाने के लिए राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक है। मौलिक अधिकार निलंबन की स्वीकृति भी लोकसभा में स्वीकृत होना आवश्यक है, राज्यसभा में। अब हम देखेंगे राज्यसभा की आलोचना, रचना संबंधी उसमें कुछ बातें हैं जिनकी आलोचना की जाती है। राज्यसभा में अमेरिकी सीनेट की तरह राज्यों के समानता सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। अमेरिका में 50 राज्य हैं और सभी राज्य 2-2 प्रतिनिधि सीनेट में भेजते हैं, तो 100 प्रतिनिधि सीनेट में होते हैं। सभी राज्यों से 2-2 यानी 50 राज्य 100 हो गए। भारत में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है, इसलिए उत्तर प्रदेश जैसा राज्य बहुत ज़्यादा सदस्य भेजता है, गोवा जैसा बिल्कुल कम। तो इससे बड़े राज्यों का जिसमें जनसंख्या ज़्यादा है उसका महत्व बढ़ जाता है। दूसरा, राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर चुने जाते हैं, इसे सीधे जनता के संपर्क में नहीं आते। राज्यसभा के सदस्य चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर होता है। इसमें छोटे क्षेत्रीय दलों को स्थान मिल जाता है, यह राष्ट्रीय हित में भी नहीं है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत करना भी अलोकतांत्रिक है। राज्यसभा में उन लोगों को भी स्थान दिया जाता है जो प्रत्यक्ष चुनाव में हार जाते हैं, या विशेष गुटों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाता है। सामान्यतः एक राजनीतिक बार्गेनिंग का, सौदेबाजी का रूप ले लेता है, उनको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। 2003 में संशोधन किया गया कि राज्यसभा सदस्यता के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है, वह खुला मतदान शुरू किया गया। यह राजनीतिक दलों की स्वार्थ पूर्ति का साधन है, क्योंकि मतदान में गोपनीयता नहीं रहती, तो इसमें व्यक्ति की वोट करने की शक्ति सीमित हो जाती है। शक्ति संबंधी आलोचना, राज्यसभा साधारण विधेयकों को 6 माह व वित्त विधेयकों को में 14 दिन की देरी कर सकती है। यह राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग लेती है। राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। वह अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रस्ताव पारित कर सकती है। आलोचकों का कहना है कि यह कार्य अन्य संस्थाओं द्वारा भी किए जा सकते हैं, इसलिए राज्यसभा का कोई औचित्य नहीं है। इन सब के बावजूद हम देखेंगे कि राज्यसभा का क्या महत्व है। राज्यसभा वे सभी कार्य करती हैं जो परंपरागत रूप से द्वितीय सदन द्वारा किए जाते हैं। भारत जैसे विशाल देश में संघात्मक व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन का होना आवश्यक है।
इस संबंध में प्रोफेसर जितेंद्र रंजन ने लिखा है कि यह न तो अमेरिकी सीनेट की भांति अत्यधिक शक्तिशाली है और न ही ब्रिटिश लॉर्डसभा की भांति अत्यधिक दुर्बल। राज्यसभा न केवल रचना की दृष्टि से विश्व का श्रेष्ठ द्वितीय सदन है, बल्कि यह आधुनिक लोकतंत्र के योग्य तथा द्वितीय सदन के उद्देश्यों की पूर्ति करने की दृष्टि से सर्वाधिक संतुलित द्वितीय सदन है। यानी आलोचना के बावजूद भी हम देख सकते हैं कि इसका महत्व है। व्यवस्थापिका सभी देशों में कानून निर्माण का काम करती है। व्यवस्थापिका या विधायिका, इसका काम कानून निर्माण करने का होता है। कार्यपालिका उनको लागू करती है, न्यायपालिका उसके आधार पर न्याय करती है। तो व्यवस्थापिका का नाम अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। भारत में संसद है, इसके 2 सदन हैं, निम्न सदन, उच्च सदन। यही मॉडल राज्यों में अपनाया गया है। राज्यों में विधानसभा है और किसी किसी राज्य में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। ऐसे विश्व में अमेरिका में व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है, 2 सदन है उसके, सीनेट व प्रतिनिधि सभा। ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, उच्च सदन लॉर्ड सभा, निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स। जापान में डाइट, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली, चीन में पीपल्स कांग्रेस, एक ही सदन है जिसमें। तो इस प्रकार अलग अलग देशों में व्यवस्थापिका बनी हुई है। सामान्यतः उसके सदन 2 रखे जाते हैं ताकि पहला सदन जल्दबाजी में कोई प्रस्ताव पारित नहीं करे। सामान्यतः पहले सदन में प्रस्ताव विधेयक रखा जाता है, फिर द्वितीय सदन में रखा जाता है और फिर राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून का रूप ले लेता है। जब तक हस्ताक्षर नहीं होते उसको विधेयक कहा जाता है। ये कानून बनाते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं। 2020 तक भारत के संविधान में 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो हमने इस दूसरे वीडियो में राज्यसभा के शक्तियां देखी, विधायी शक्तियां, संविधान संशोधन शक्ति, कार्यपालिका शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, राज्यसभा की विशेष शक्तियां व अन्य शक्तियां। विद्यार्थियों, फिर अपने आलोचना देखी और महत्व देखा। विद्यार्थियों, आपको इसको याद करना है। सामान्यतः से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका आप याद करेंगे। ये आपका असाइनमेंट भी है। ये इसकी PDF पे मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, इससे आप हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद। ध्यान।